ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आपको तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। शुरुआत एक अहम खबर के साथ करते हैं। टीएमसी ने केंद्र सरकार के आतंकवाद विरोधी संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि टीएमसी ने केंद्र सरकार को जानकारी दी है कि पार्टी के सांसद यूसुफ पठान डेलीगेशन में शामिल नहीं होंगे। ये डेलीगेशन हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए भेजा जा रहा है। टीएमसी ने यूसुफ पठान को डेलीगेशन का हिस्सा न बनने का निर्देश दिया है। हालांकि टीएमसी ने यह फैसला क्यों लिया, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, तो वजह साफ नहीं है। लेकिन ये जानकारी जरूर दी गई है कि इस डेलीगेशन में टीएमसी का कोई भी नेता सांसद शामिल नहीं होगा और यूसुफ पठान को डेलीगेशन से हटने का भी निर्देश दे दिया गया है। बता दें आपको कि 7 डेलीगेशंस का गठन किया गया है और इन डेलीगेशंस में अलग अलग पार्टियों के तमाम नेता, सांसद और राजदूत भी शामिल हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देंगे। और आइए अब बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए, सेना के शौर्य को सलाम किया और पाकिस्तान को दी है चेतावनी। अमित शाह ने कहा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पीओके तक सीमित थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारा गया। फिर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और साफ कहा कि सिंधु नदी का पानी और खून साथ नहीं बहेगा। अगर आतंकवाद बंद नहीं किया तो पाकिस्तान को सिंधु नदी के एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और इसलिए जो आतंकवाद है और कारोबार है वो साथ नहीं हो सकता। सर्जिकल स्ट्राइक અને એર સ્ટ્રાઇક પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર સુધી સીમિત હતી અને ઓપરેશન સિંદૂર પાકિસ્તાનની સીમામાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવાનું કામ કર્યું છે। આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ દેશને સંબોધિત કર્યો ને એમાં સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહી દીધું, સિંધુનું નદી અને લોહી બે સાથે ના વહે। જો આતંકવાદ બંધ નહીં થાય તો સિંધુ નદીનું ટીપું પાણી પણ તમને નહીં મળે। ટ્રેડ અને ટેરરિઝમ એક સાથે નહીં ચાલે। ટેરરિઝમને આશરો આપવો છે તો બધા જ વ્યાપાર, બધા જ ટ્રેડ સમાપ્ત કરી દેવામાં। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की आज बैठक है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री पाकिस्तान से जुड़े मौजूदा स्थिति के बारे में समिति को जानकारी देंगे और पाकिस्तान में तबाह किए गए आतंकवादी ठिकानों की जानकारी भी वो साझा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, दोनों देशों के बीच हुए सैन्य कार्रवाई और फिर कार्रवाई बंद करने पर बनी सहमति के संबंध में भी समिति को जानकारी दी जाएगी। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। बैठक शाम 4 बजे से संसद भवन परिसर में होगी। तो संसदीय समिति की ये अहम बैठक, आज विदेश मामलों की स्थायी समिति की ये अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसमें जानकारी देंगे। पाकिस्तान से जुड़े मौजूदा स्थिति पर वो ब्यौरा पेश करेंगे। पाकिस्तान में तबाह किए गए ठिकानों की भी जानकारी साझा की जाएगी। दोनों देशों के बीच हुए सैन्य कार्रवाई पर भी जानकारी दी जाएगी। सीज फायर पर बनी सहमति पर भी विक्रम मिस्री जानकारी देंगे। समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो संसदीय समिति की ये अहम बैठक आज होने जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज जल संसाधन संबंधी स्थायी संसदीय समिति की बैठक है। बैठक में बारिश के मौसम में बाढ़ के जो हालात हैं उनको लेकर जानकारी साझा की जानी है और इसके साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी भारत से पड़ोसी देशों में जाने वाली नदियों की स्थिति को लेकर भी जानकारी देंगे। ऐसी संभावना है कि इसमें सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। यह बैठक आज दोपहर 3 बजे होनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं।
आपको बता दें कि विदेश मंत्री आज नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रही हैं और भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच 4 दिन तक चली सैन्य झड़प के बाद जयशंकर की पहली विदेश यात्रा ये होने वाली है और इस दौरान वो सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के लगातार समर्थन के मुद्दे को भी उठा सकते हैं। तो नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के दौरे पर विदेश मंत्री निकलने वाले हैं। 6 दिन का उनका ये दौरा होने वाला है। आतंकवाद के पाक समर्थक का वो मुद्दा उठाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये पहली विदेश यात्रा होने वाली है। तनाव के बाद की ये पहली विदेश यात्रा नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। आज से 6 दिनों का ये दौरा होने जा रहा है। 24 मई तक यूरोप के 3 देशों का दौरा करेंगे विदेश मंत्री। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा है और तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुलाकात। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे विदेश मंत्री। आतंकवाद को पाक के समर्थन का मुद्दा उठा सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आपसी हित के मामलों पर भी चर्चा होगी। दोनों देशों के जो आपसी हित हैं उन मसलों पर भी विदेश मंत्री की तीनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा होनी है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। ऐसा ही कुछ दिखा पुर्तगाल में। पुर्तगाल में पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तानी समर्थक पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन यहां पर उन्हें मिला है करारा जवाब। पाक आर्मी चीफ की तस्वीर के साथ पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। पुर्तगाल की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा, उनको हटाया वहां से। भारतीय दूतावास ने करारा जवाब दिया। भारतीय दूतावास ने कड़ा संदेश भी यहां पर दिया है। दूतावास पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। बैनर पर लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी समर्थक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन समर्थकों को पुलिस ने हटा दिया। भारतीय दूतावास की तरफ से भी कड़ा संदेश दिया गया। इन दूतावास पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। लिखा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो पुर्तगाल में पाकिस्तान को करारा जवाब यहां मिला है। पाकिस्तानी समर्थक प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उनको वहां से हटा दिया गया। भारतीय दूतावास ने क्या कड़ा संदेश दिया वो भी आपकी तस्वीरों में देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा यह हुआ है कि पहलगाम हमले के दौरान ज्योति समेत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान उच्चायोग के ऑफिसर दानिश के संपर्क में थे। पाकिस्तान के अलावा चीन भी जा चुकी है ज्योति की यूट्यूबर दोस्त प्रियंका से ओडिशा के पुरी में पुलिस ने पूछताछ की है और यूट्यूबर ज्योति कुरुक्षेत्र के एक व्यक्ति के जरिए पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में आई। हरियाणा पुलिस ने उस व्यक्ति से भी पूछताछ की है। बड़ी जानकारी। और अब ज्योति की जो दोस्त है प्रियंका, उससे भी पुरी पुलिस ने पूछताछ की। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव नालंदा के कल्याण बिगहा में जाने से रोका गया। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को रोक दिया। इस दौरान प्रशांत किशोर की एसडीएम से तीखी नोकझोंक हो गई, बहस होती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव के कल्याण बिगहा में एंट्री नहीं मिलने पर प्रशांत किशोर काफी भड़क उठे और प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है। आप हमको कल्याण बिगहा जाने के लिए रोक रहे हो, लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए ना, लिख के दे दीजिए। यही समझ लीजिए ना, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे श्रम कल्याण में आपने परमिशन लिया, सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है तो आप वही करिए ना। तो क्या है आप पीछे करिए, आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा। इस अधिकार के तहत हमको किसी गाँव में जाने के लिए रोकना है, वो लिख के दे दीजिए। लिख के दीजिए, लिख के आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लोगों को बुला के धमकी देते हो। दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन। और अब एक बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से। मुंबई के बोरीवली में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है और इस मारपीट की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से हत्या का मामला दर्ज कराया दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में करीब 3 साल से विवाद की स्थितियां थीं और विवाद के चलते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में 3 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि घटना में 5 लोग
गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में करीब 3 साल से विवाद चल रहा था। और इस बीच केरल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर कोझिकोड में न्यू बस स्टैंड के पास कपड़ा बाजार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस अग्निकांड में काफी नुकसान का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। पुलिस बल अभी भी मौके पर मौजूद है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो सामान है यहाँ पर वो जलकर खाक हो गया है। काफी नुकसान का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी आग लग गई। आग एक दुकान में रात में लगी और दिल्ली फायर सर्विस को सूचना मिलते ही 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के अनुसार आग 3 दुकानों में फैल गई थी, लेकिन फायर फाइटर्स ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ। आग से आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रहे हैं। तब की तस्वीरें भी आपके सामने। जब दुकान में आग लगी तो लोग यहाँ वहां भागते हुए और आग को बुझाने का प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे थे। अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर का पता चला है, जो उनकी हड्डियों तक फैल गया है। उनके परिवार और वो इलाज के विकल्पों पर अब विचार कर रहे हैं। ये जानकारी उनके कार्यालय ने दी है। इससे पहले 2023 में जो बाइडेन को स्किन कैंसर हुआ था, जो एक सामान्य प्रकार का त्वचा कैंसर था। इस घाव को सर्जरी के दौरान हटा दिया गया था। पहलगाम हमले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष की ओर से पाकिस्तान को घेरने वालों में सबसे मुखर आवाज में से एक बन गए। ओवैसी लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात बता रही हैं। ओवैसी का यही अंदाज पाकिस्तान और वहां के लोगों की आंखों में अब खटक रहा है। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में क्यों वायरल हैं असदुद्दीन ओवैसी। के बाद अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाता। ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी से चलाना नहीं आता तुम्हारा। भाईजान की ललकार, टेररिस्तान में हाहाकार। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं। जिन्नापुर पर कराराबाद, भाईजान का नया अवतार। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए भरे मजमे के अंदर, और जो इंडिया ने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारी ख़वातीन को शहीद किया, हमारे बूढ़ों को शहीद किया, उन शहादतों की सेलिब्रेशन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। पाकिस्तान में ओवैसी ओवैसी चल रहा है। ओवैसी को देख लो जो मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। ऐसे ही, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं। ओवैसी भाईजान से खार खाए हुए हैं। यकीन ना हो तो एक बार और बानगी सुन लीजिए। ओवैसी साहब, आप कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं हैं। अगर आप मुसलमान रहनुमा होते तो आप कश्मीरियों के हुकूक की, उनके हक़ राय दही की बात करते। आप हिंदुत्व और RSS के तर्जुमान हैं। अजी हाँ, आपने कह ली और हमने मान ली। ऐसा भी कहीं होता है? वैसे ये मोहतरमा अकेली नहीं है। पाकिस्तान के टीवी चैनलों से लेकर लाहौर, कराची के चौक चौराहों तक एक ही गुफ्तगू है, जिसका फलसफा सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। इंडिया ने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारी ख़वातीन को शहीद किया, हमारे बूढ़ों को शहीद किया, उन शहादतों की सेलिब्रेशन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। और ये क्यों की है? ये इसलिए की है कि वो RSS के गुंडों के सामने अपनी वफादारी साबित करना चाह रहे हैं। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बाज कहाँ आते हैं? असल सवाल तो ये कि भाईजान पड़ोस के आतंकी मुल्क में इतने वायरल क्यों हैं? खुद ओवैसी की जुबानी सुनिए। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए।
इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। असदुद्दीन ओवैसी को भी पता है कि पड़ोस के आतंकी मुल्क में वो क्यों वायरल है, लिहाजा जिन्ना के सियासी वारिसों को नसीहत देने में भी देर नहीं लगाई। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। फर्जी मुल्क पाकिस्तान के फर्जी सियासतदानों पर ये तो सबसे नया निशाना है। वैसे पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी आतंकी मुल्क को लगातार उसकी हैसियत बता रहे हैं। पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको, तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। जिस जुबान पर उकसाने वाली तकरीरें होती थी, जो लफ्ज मजहबी सियासत का छोर लिए होते थे और जो कौम की रहनुमाई का दावा करते थे, उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी ने वतन परस्ती की ऐसी लकीर खींच दी है जिसने चार मीनार के शहर से आने वाली सियासत को बदल दिया है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, अपने पाले पोसे सपोलों से पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाकर इस्लामाबाद के नकारा हुक्मरान और रावलपिंडी के फर्जी जनरल हिंद की धरा पर मजहबी खाई पैदा करने की साजिश रच रहे थे। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी आईना दिखा रहे हैं, बार बार और हर बार बता रहे हैं कि जिन्ना के मुल्क की हैसियत कुछ भी नहीं है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया, किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जिन्ना के मुल्क के पाप से वाकिफ है, इसलिए ओवैसी रावलपिंडी के सबसे बड़े दहशतगर्द को भी नसीहत देना नहीं भूले। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी ही तकरीरों से पाकिस्तानी हैरान और परेशान तो हैं ही, अपनी मानसिक बीमारी का भी इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर मौलाना की दलील सुनिए। और आप इंडिया में जाके देख लो, ओवैसी को देख लो, जो मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। वजह उसकी है कि उसकी मजबूरी है, उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है छोड़ेगी नहीं आपको। वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बगैर आप चल नहीं सकते। आतंकी मुल्क वाले पाकिस्तानियों की सोच में भी दहशतगर्द वाला परमानेंट वायरस है, लिहाजा जिन्ना के मुल्क को ये भी जानना जरूरी है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक जैसी सोच रखते हैं। और ये पहली बार भी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानियों को आईना दिखाया है। ओवैसी पहले भी कई दफा जिन्ना के मुल्क को नसीहत देते रहे हैं। ओवैसी की करीब 6 साल पहले की एक तकरीर सुनिए। ये पाकिस्तान का वजीर आजम से भी बोलना चाहूंगा, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो, हमारे लिए अल्लाह काफी है। मिस्टर खान, यू वरी अबाउट योर ओन कंट्री। मिस्टर खान, वी वुड लाइक टू टेल यू, डोंट एवर रिमेंबर अस। We have rejected the पैगाम, the message, the wrong theory of Jinnah. We are proud Indian Muslims.
ओवैसी सियासतदान है जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर है, लेकिन बात जब भी मुल्क की आई, ओवैसी ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताई। साल 2013 का सितंबर महीना, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब असदुद्दीन ओवैसी भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। और तब पाकिस्तान में ओवैसी ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। देख लो पाकिस्तान, आज से करीब 12 साल पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे मुल्क की जमीन पर बैठकर जिहाद का मतलब और हिंदुस्तान के सेक्युलर होने की परिभाषा, दोनों बातें तुमको समझाई थी। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को, आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज़ फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है। ओवैसी वक्त वक्त पर पाकिस्तान के पेच टाइट करते रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भाईजान ने जिस तरह पाकिस्तानियों पर जुबानी मिसाइलें दागी हैं, उसी से पड़ोस का आतंकी मुल्क बिलबिलाया है। हम अल्लाह से सामने भीख मांगते आए हैं और भीख मांगते रहेंगे कि अल्लाह भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह भारत के मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत फरमा, अल्लाह इस मुल्क को, भारत को मजबूत और ताकतवर बना। असदुद्दीन ओवैसी को सियासत का लंबा तजुर्बा है, बखूबी जानते हैं कि कब, कहां और क्या बोलना है। असदुद्दीन ओवैसी को इस बार पाकिस्तान के पाप को दुनिया के सामने बेपर्दा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले डेलीगेशन में ओवैसी भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। ओवैसी के अलावा निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतराम सिंह संधू, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहेंगे। खाड़ी देशों से ही पाकिस्तानियों का चूल्हा जलता रहा है। सऊदी अरब जैसे देशों की खैरात पर ही जिन्ना के मुल्क की थाली में नून तेल मिलता रहा है। दूसरी ओर ओवैसी देश में मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं। उन्हें डेलीगेशन में शामिल करके सरकार ने यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।